Hello everyone and welcome to Academically by Dr. Akram Ahmed. So, are you also in the process of preparing for the DHA exam? So, if you are preparing for the DHA exam as a pharmacist, then I think this story would really interest you. One of our students, Asif Alam, has recently qualified the DHA exam and he is on his path to become a pharmacist in Dubai. लेकिन क्या आपको उसके पीछे की स्टोरी पता है, आपको उसका स्ट्रगल पता है? आज हम बात करेंगे आसिफ आलम से और उनके स्ट्रगल्स को जानेंगे। आसिफ आलम जिन्होंने कि पहले भी 2 बार एग्जाम दिया एंड वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, देन उसके बाद उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की एकेडमिकली के साथ एंड उन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की। आप अभी जब उनको देखेंगे, आप जब उनको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने डिटेल्ड मैनर में उन्होंने पढ़ाई की, कितने डिटेल्ड नोट्स उन्होंने बनाए, कितने अच्छे से वो लेक्चर्स उन्होंने अटेंड किए, मॉक्स अटेम्प्ट किए एंड देन फाइनली he has achieved his dream of qualifying the DHA pharmacist exam and is now on his way to become a pharmacist in Dubai. So hello, good afternoon Asif. Congratulations on clearing the DHA exam. How are you feeling? I'm feeling very good. बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह. Okay. So was this your first attempt? No, third. No. This was your third attempt. Yes. Okay. So you have been preparing for the exam for quite a while. So what do you think was different this time that you hadn't done the last 2 times? डिफरेंस ये था कि स्टडी प्लान बहुत डिफरेंट हुआ इस टाइम. इस टाइम मैंने खुद का नोट्स बनाया. नोट्स में लाइक एक क्लासिफिकेशन लिखी. उसी क्लासिफिकेशन में डिफरेंट आपके कैटेगरीज होती है ना, तो उसी कैटेगरी में अलग अलग डिफरेंट ड्रग्स होते हैं. तो मैंने उसी 1 पेज पे स्मॉल लेटर्स में उस पर्टिकुलर ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन, कौन सा एंजाइम है, क्या इंड्यूस करता है, क्या इनहिबिट करता है, वो सब सिंगल पेज पे लिख दिया. लाइक एंटी हाइपरटेंसिव है तो उसके जो मेन क्लासिक है उसमें सारे लिख दिए. फिर एंटी एंजाइना है, फिर इन सब का धीरे धीरे सबका मैंने छोटा छोटा अपना नोट्स बनाया. फिर इसको स्टडी करी. फिर जब मैं एग्जाम देता था, जैसे जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करते थे, तो कभी कभी मैं अपना ओपन बुक देता था. कि मेरा जैसे कि लाइक ये मेरी नोटबुक है. इस नोटबुक में पूरा है, मतलब आप समझ लिए कि पूरा इसमें फार्माकोलॉजी है. अच्छा, मैं जरा एक स्क्रीन दिखाता हूँ, लाइक इस तरह, यू नो. अच्छा, काफी अच्छे नोट्स हैं आपके. जी. तो इस तरह से मैंने बनाया, प्रिपेयर किया. तो फिर अल्लाह का शुक्र है, बाकी आप सबकी मेहनत, आपने अच्छे टीचर्स अपॉइंट कर रखे हैं, उनको मैं रेगुलर सुनता रहता था, एमसीक्यूज को ट्राई करता रहता था और कैलकुलेशन पे भी. और बस मेरा सबसे मेडिकल केमिस्ट्री इज नॉट दैट गुड. मेडिसिनल केमिस्ट्री थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट उसके भी क्वेश्चंस, उस मेडिसिनल केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस आपके इस बार आए एग्जाम में? इस बार मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन आए. अच्छा, सिर्फ 2 क्वेश्चंस आए. हाँ, और वो भी डायरेक्टली, वो इनडायरेक्ट वे में आते हैं, वो स्ट्रक्चर से कोई मतलब ही नहीं था उनका. अच्छा. हाँ, जैसे कि आपका जो एस इनहिबिटर्स है उसमें कौन सा प्रोडक्ट है, एनालिप्रिल है, तो ऑप्शन दे रखा था. इस बार मैंने क्या करा, जो जैसे कि क्वेश्चंस पढ़ते हैं, तो जो मेन क्वेश्चन होता है कि वो पूछता है कि क्या करना है ना, तो मैं उसको पहले पढ़ता था, बाद में किसको पढ़ता था. मैं उससे मोस्टली पता चलता कि क्या चाहते हैं वो. अगर मुझे लगता था क्वेश्चन में कुछ है पॉइंट्स, तो मैं उसको रीड करता था. अगर मुझे लगता है उसे वैलिड नहीं है, सिर्फ पॉइंट से वैलिड है, लाइक जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसी में वैलिड है, तो मैं उससे कर लेता था. क्योंकि वो आपको क्वेश्चंस काफी कॉम्प्लिकेट करने के लिए देते हैं. एक बड़ा सा केस सिनेरियो दे देंगे, देन आपको आइडेंटिफाई करना है उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से. यही एक प्रॉब्लम आती है बच्चों को टाइम मैनेजमेंट में. तो आपने एग्जाम में आपको टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आई थी इस बार वाले? इस बार में नहीं आई. इस बार मैंने लाइक 45 मिनट्स पहले कर दिया था, और फिर मैंने जो अपने जो फ्लैग्स कर रखे थे, फ्लैग्स को फिर रिपीट किया मैंने. फिर उनमें से काफी चूज कर रहे थे, मतलब लाइक 40 थे, तो फिर 15 रह गए थे. 15 जो मेरे को अनसॉल्व लग रहे थे मुझे, हाँ अब यार क्या करूं, वो सिर्फ ऐसे था. अच्छा, ओके. तो इस बार कैसे आपने टाइम मैनेज किया, ये बताइए. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यूजुअली स्टूडेंट्स का. आपने 45 मिनट्स बिफोर एग्जाम कंप्लीट कर लिया अपना पूरा, एंड देन आपको रिव्यू करने के लिए टाइम मिला इतना. तो आपने किस तरह से अपने एग्जाम प्लान किया था कि आपने टाइमली कंप्लीट किया एंड देन रिव्यू भी आप कर पाए? एक्चुअली 2 पार्ट होते हैं क्वेश्चन में ना. एक में तो थ्योरी, मतलब पूरा समझाते हैं मतलब लाइक अब कंफ्यूज करते हैं, वो मोस्टली मैं छोड़ देता था. ठीक है, जो मेन क्वेश्चन होता था कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं, उसको रीड करता था मैं. जैसे कि एक पैरा होता था, एक स्मॉल लाइन होती थी ना, उस स्मॉल लाइन को पहले पढ़ता था मैं कि क्या है, मतलब क्या चाह रहे हैं वो, मतलब फाइनल वो आपसे पूछ क्या रहे हैं, वो पढ़ने के बाद आप फिर उसका केस सिनेरियो पढ़ते थे. जी. ठीक है. और एक टाइप के क्वेश्चंस ये होते हैं, आपने बताया. दूसरे टाइप का
दूसरे टाइप के समझा नहीं मैं। आपने भी बताया ना कि 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक तो होते हैं जिसमें वो कंफ्यूज करते हैं एंड एक दूसरे में क्या होता है, एक में प्रॉपर दे रखा होता है, उसमें आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे जब तक आप क्वेश्चन उसको 2-3 बार नहीं पढ़ लोगे। जब तक आप 2-3 बार क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे आपको नहीं समझ में आया कहीं से कहीं तक, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं, मतलब लाइक कि इसमें 5-6 ड्रग्स डाल देंगे, अब 5-6 ड्रग्स के साथ बाद में पूछेंगे तुम्हें किससे क्या दिक्कत हुई। तो जहाँ पे आपको options क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली पढ़ना होता है, तो मतलब बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि 2 तरह के आपको क्वेश्चंस यूजुअली मिलेंगे एग्जाम में। एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं बट वो सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। दूसरे टाइप के होते हैं जहाँ पे बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पूरी इंपॉर्टेंट होती है एंड आपको क्वेश्चन को क्लियरली रीड करना होता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए कि आप वो आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सा इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है और कौन सी नहीं है, ये सबसे। और ये आपको मोस्टली प्रैक्टिस करते करते ही आता है। तो आप मुझे बताइए आसिफ कि आपने कितने रिकॉल्स, कितने मॉक्स प्रैक्टिस किए थे? सारा आपने कंप्लीट किया था या कुछ छोड़ा था? मोस्टली मैंने सारे कर लिए थे, और अब चैट जीपीटी से और वो क्लाउड से उससे भी क्वेश्चंस करता रहता था मैं। अच्छा, मतलब जितने थे उसके अलावा भी आप करते थे इवन? जी, उससे मैं पूछता था लाइक वारफरीन है और मेट्रोजिल है, मेट्रोजिल और वारफरीन का जो इंटरेक्शन है वो कैसे होगा, उसको कैसे मतलब वेरीफाई करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो क्या करता है। तो क्लाउड से पूछता, वो बताता था मेरे को, क्वेश्चन करता था, मैं एक्सप्लेन करना चाहता था उसे, मतलब एक्सप्लेन करता था उसे मैं कैसे क्या कर सकते हैं 5 पॉइंट्स के अंदर। उस 5 पॉइंट से फिर मेरे को रिकॉल होता था कि हाँ मेरे को यहाँ दिक्कत है, इसमें यहाँ दिक्कत है, लाइक ऐसे क्वेश्चंस करता था। ओके, तो कोई आप मैसेज स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे जो कि अभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? आपने 3 बार एग्जाम दिया एंड 3rd अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया, तो इसमें आप बहुत कुछ आपने सीखा होगा अपनी इस जर्नी में, तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मतलब आपको पहले तो बात अपना नोट्स खुद क्यों नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आप खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप लेक्चर्स देख रहे हो, सारे एकेडमिकली में सारे लेक्चर्स हैं, पर जब आपको रिवाइज करना होगा आप वो लेक्चर फिर से नहीं देख सकते। उस टाइम पे आपको अपने नोट्स चाहिए। फर्स्ट टाइम मैं क्या करा, मैंने आपके जितने भी नोट्स थे आपने जो डाल रखे थे पीडीएफ, उनको मैंने डिफरेंट कॉपीज में लिखा। काफी टाइम लगा मुझे, 1-1.5 महीने लगा लिखने में। देन उसके बाद मैंने स्टडी करी, फिर उसके बाद उससे छोटे नोट्स करे, फिर एट लास्ट में फिर मैंने नोट्स बनाए। तो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे थे, एक बार व्यू करता हूँ, ये देखिए। आपने दिखाया है भी, बहुत डिटेल्ड एंड बहुत अच्छे नोट्स आपके हैं जो कि सिर्फ आप ही समझ सकते हो कि कहाँ पे क्या चीज लिखी हुई है। वो बिल्कुल माइंड एकदम इम्प्रिंट हो जाता है, तो जब आप एग्जाम में बैठे हुए हो तो आपके लिए रिकॉल करना बहुत इजी होता है। जी मैम। तो बहुत अच्छे आपके नोट्स हैं। चलो कांग्रेचुलेशंस आसिफ, बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया एंड बहुत मेहनत आपने की है, उसके बाद आपको ये विक्ट्री मिली है। सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू मैम।